अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ा नेमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये डन बेस वीज़ा मुझे चाहिए। ये अक्सर मुझे कॉल आती हैं डन बेस वीज़ा। आज भी मुझे एक भाई साहब की कॉल आई, जी डन बेस वीज़ा आप बताएं। डन बेस, ये डन बेस मेरा वीज़ा लगवा दें। मुझे बताइए डन बेस होता क्या है? ठीक है, अक्सर और ये डन बेस पता कौन करते हैं? जिन्होंने दो नंबरियां करनी होती हैं, वो विजिट वीज़े की एप्लीकेशन डालते हैं और उन्होंने वापस नहीं आना होता, चाहे वो किसी भी मुल्क का लगाएं, चाहे यूके का लगवाएं, चाहे यूएसए का लगवाएं, ब्राज़ील का लगवाएं। देखिए डन बेस कुछ भी नहीं होता, ये बात जहन से निकाल लीजिए। ये जो डन बेस है ना आपका, ये बेड़ा गर्क करे आप अपना। आप बड़े खुश होते हैं कि यार ये डन फलाने एजेंट ने मुझसे ले लिया है केस मेरा, और डन बेस की है, पैसे तो मैं तब दूंगा जब वीज़ा लगेगा। और जब वीज़ा लगता है वो आपसे लाख रुपया मांग रहा होता है, आप भी दे देते हैं कि ये लग गया। वीज़ा अप्लाई करते वक्त कहीं ना कहीं पे आपके पैसे लगते हैं, इवन डन बेस भी हो। कोई एजेंट इतना अच्छा नहीं है कि वो वीज़ा अप्लाई करने की जो फीस है, जो एम्बेसी की फीस है, वो भी अपनी जेब से भरे। ऐसा कोई भी नहीं होता, वो आपने भरनी होती है। डिफरेंट मेडिकल के प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादातर फेक कामों में होता है, वो भी आपको खुद पे करने होते हैं। आपको मेडिकल के पैसे भी खुद पे करने पड़ते हैं। छोटे मोटे जो फीसेज होते हैं आपको पे करनी पड़ती हैं। लेट अस सपोज 2000 भी पे करना पड़ता है, तो क्यों? डन बेस क्या होता है, पहले मैं आपकी डन बेस की क्लैरिटी दूर करूं। ये भाई डन बेस कुछ भी नहीं होता। किसी एजेंट के पास, चले मैं सारों की बात नहीं करता, 90% 85% एजेंट्स जो हैं उनके पास कोई ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है, कोई इनके ऐसे ताल्लुकात नहीं है कि वो आपका केस मेरिट पे ना हो और वो आपको वीज़ा लगवा के दे दें, चाहे किसी भी मुल्क का लगवा के देना उन्होंने। किसी के पास नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ प्रोसीजर टू फॉलो। आप लेट डन बेस कहाँ पे आप लोगों को चाहिए होता है? ज़्यादातर ब्राज़ील होता है, यूके होता है, यूएसए का होता है, ठीक है, कि जी डन बेस है। हालांकि लोगों को पता ही नहीं है कि यूएसए डन बेस हो ही नहीं सकता, पर नहीं सुनते। चाइना होता है। यहाँ पे अगर आपने एप्लीकेशन पुट करनी है तो वर्क परमिट अगर जाना है तो वर्क परमिट पे तो आपके पास एक होना चाहिए वर्क का लेटर। अगर तो उस एजेंट के पास वर्क का लेटर है आपके नाम का, देन वो कर सकता है प्रोसीड, देन आप उसकी तरफ रिस्क ले सकते हैं। लेकिन वो वर्क का जो लेटर है, वो जो जॉब ऑफर लेटर है, वो जॉब ऑफर लेटर वेरीफाइड होना चाहिए। आप वो जॉब ऑफर लेटर जाके वेरीफाई करवाएं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से। आप उस कंपनी से वेरीफाई करवाएं कि भाई आपके नाम का जेन्युइन लेटर है भी कि नहीं। होता ही नहीं लोगों के पास, 90% लोगों के पास नहीं होता। 10% जिनके पास होता है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो इतने ज़्यादा लोगों को भिजवा भी नहीं रहे, वो बहुत कम लिमिटेड लोगों को भिजवा रहे हैं जो मेरिट पे आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि भाई डन बेस कुछ भी नहीं होता। एक प्रोसीजर है जो फॉलो करना है। प्रोसीजर क्या है कि आपने अपनी एप्लीकेशन लिखनी है एम्बेसी को। एप्लीकेशन लिखने का एक तरीकाकार है, वो तरीकाकार सही से फॉलो करेंगे वीज़ा लगेगा, नहीं करेंगे गलती करेंगे वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपने अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी है। आपको एम्बेसी को एहसास दिलाना है और यकीन दिलाना है कि आप स्लिप नहीं होना चाहते, आप वापस आएंगे। और ये चीज़ आप क्वालिटेटिवली बातों से नहीं समझा सकते, आपके नंबर्स, आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस बताएंगे। फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस जब भी बनवाएंगे किसी प्रोफेशनल से बनवाएंगे, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि आपको फ्री फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस बना के दे दे और बोले जब वीज़ा लग जाए तो मुझे बता देना। ऐसा कभी भी नहीं होगा। फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस जो भी बनाएगा वो अपने पैसे चार्ज करेगा आपको, क्योंकि उसका टाइम कंज्यूम हो रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी वकील साहब ने आपका केस ले लिया और आपको बोला हो कि भाई जब मैं केस जीता तो पैसे लूंगा, अदरवाइज जो लड़ने में, केस लड़ने में मेरा जो पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, उसके पैसे नहीं लेता। आपने सिर्फ वकील को नॉमिनेट करने से पहले देखना होता है कि क्या अदर वकील काबिल है, वो आपका केस अच्छे से लड़ सकता है कि नहीं। फैसला तो जज ने करना है। हाँ, अगर वकील अच्छा आपका केस तैयार करके प्रेजेंट करेगा, 90% चांस है आपके हक में फैसला है। सेम लाइक ऑन एम्बेसीज, जो कंसल्टेंट है जो आपका केस अच्छा तैयार करेगा, वो डेफिनेटली अच्छा तैयार करने वाला केस आपसे पैसे लेगा और करेगा। और वो अगर पढ़ा लिखा होगा, उसे चीज़ों का पता होगा, तो वो आपका केस अप्लाई करेगा। तो अप्लाई करने के बाद उसको पता होगा कि यार ये 90% चांसेस हैं, उस पर आपका 90% चांस है वीज़ा लग के आ जाएगा। अगर वो प्रोफेशनल नहीं होगा तो गलती करेगा तो डेफिनेटली नुकसान करेगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि कोई डन बेस इवैल्यूएशन नहीं होती है। डन बेस सिर्फ झूठ है। ज़्यादातर, मैं 100% नहीं कहता, 85% 90% झूठ है, क्योंकि प्रोसीजर कहीं अलाउ नहीं करता। एम्बेसी नहीं कहती किसी भी कंसल्टेंट को कि जी आप जो है ये ले लें एप्लीकेशंस
और डन बेस कर दें। एम्बेसी की तो ये डायरेक्शंस ही नहीं है। एम्बेसी की डायरेक्शंस किसी कंसल्टेंट को भी नहीं होती, स्पेसिफिकली वर्क परमिट पे होता कि चलें थ्रू ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, थ्रू टू सम एक्सटेंट एम्बेसी, थ्रू टू सम एक्सटेंट डिफरेंट कंपनीज जो वहाँ पे स्टैब्लिश्ड है उनके साथ एक जॉइंट वेंचर हो तो चलें, ये बात समझी जा सकती है। बट जहां तक विजिट वीजा का ताल्लुक है, विजिट वीजा एम्बेसी तो कहती ही नहीं है कि आप कंसल्टेंट के पास जाएं, एम्बेसी तो कहती है हमारे पास अप्लाई करें। अब आपको कंसल्टेंट की जरूरत कहाँ पड़ती है कि जो फाइल तैयार करनी है भाई वो सही से तैयार हो जाए। एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल बंदा तैयार करेगा तो रिजेक्ट नहीं होगा वीजा। आप खुद जाके जज के सामने केस लड़ेंगे तो आप हार ही जाएंगे, लेकिन वकील कराएंगे तो वकील को पता है कैसे डॉक्यूमेंट्स करने। सेम लाइक फॉर द एम्बेसी। तो इसलिए अपने आप को इन फ्रॉडों से बचाएं। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, ये डन बेस कुछ भी नहीं होता। इस डन बेस से अपनी जान छुड़वाएं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज़।